नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार। पटना में बहुत काफ़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है और इस वक्त से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त पटना का टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। और अमूमन मुझे यही समय मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मैं दिन में काफ़ी बिज़ी रहता हूँ अपने बिजनेस को लेकर और अपने अन्य कार्यों को लेकर काफ़ी बिजी रहता हूँ। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और किसी भी टारगेट के प्रति जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले इस सप्ताह और इस माह में हमने एक बहुत ही मशहूर मारूफ हस्ती को खोया है। वो एक बहुत रिनाउंड शायर, a brilliant personality and a brilliant poet। उन्होंने बहुत सारी अपनी कृतियाँ हिंदी और उर्दू में लिखी, जिनमें से एक मेरी सबसे पसंदीदा शायरी उनकी है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्री मुनव्वर राना साहब की, जिनका देहांत 14 जनवरी 2024 को हो गया है। वो एक महान शख्सियत के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखी, जिनमें से कुछ कृतियों में मुझे उनकी माँ कृति सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और उनकी मुहाजिरनामा ये भी काफ़ी पसंदीदा कृतियों में से एक कृति है। उसके अलावा उनकी और भी कृतियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा सराही गई हैं। उनकी महान कृतियों में से शहदाबा को के लिए उन्हें साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2014 ईस्वी में दिया गया। मुनव्वर राना साहब का जन्म 24 नवंबर 1952 को रायबरेली, यूपी के रायबरेली में हुआ था। तो वो एक बहुत ही महान हस्ती थे और वो हमें अपने महान व्यक्तित्वों को जो हमारे देश का नाम जिन्होंने रोशन किया देश विदेश में, मुनव्वर राना साहब एक ऐसे लेखक थे जिनकी मुनव्वर राना साहब एक ऐसे पोइट थे जिनकी पोइट्री को हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा में भी प्रकाशित किया गया, जिनमें इंग्लिश में भी उनकी बहुत से शायरी को प्रकाशित किया गया। उनकी लिखित कुछ शायरी कुछ कृतियां हैं। माँ, गज़ल गाँव, पीपल छाँव, मदन सराय, नीम का फूल, सब उसके लिए, घर अकेला ही हो गया, कहो ज़िल्ले इलाही सम्मिलित है। इनमें से माँ और उनको द्वारा लिखित मुहाजिरनामा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जिसकी कुछ पहले 2 अशआर मैंने माँ कृति के पढ़े भी। और उनकी कुछ रोमांटिक कृतियाँ भी हैं, जिनमें से जो आज भी लोग यंगस्टर को, यूथ को काफ़ी पसंद आती हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप दरिया हैं तो इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती है तो हमको पार होना चाहिए। तो बहरहाल ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो हम बज़ाज़्ता इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ बातें, टिप्स एंड टिप्स देने वाला हूँ। और
क्योंकि मैं कोई स्पेशल प्रोफेसर नहीं हूँ। जो भी बातें मैं करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल डेटाबेस में जो भी चीज़ मेरे फीड है मैं उसके ऊपर इस चीज़ में इन सब सारी बातों को अ, आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद भी आती होंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने उन देखने वालों से और उन व्यूवर्स से यह आग्रह करना चाहता हूँ, यदि वो मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप लाइक शेयर के साथ कमेंट ज़रूर करें कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं और इस वीडियो में क्या क्या कमी रहेगी ये भी बताइए आप। हाँ, मेरे मेरे चेहरे के बारे में मत बताइए, क्योंकि मेरा चेहरा वैसे ही है, उसको मैं सही नहीं कर सकता हूँ। मैं आई एम बॉर्न, क्या बोलते हैं, बदसूरत। तो उस चीज़ के लिए मुझे दोष ना दें। हाँ, और ये भी आप बता सकते हैं, बैकग्राउंड मेरा खुद का ऑफिस है, केबिन है, तो इसी को मैं मॉडिफाई करके इसी में वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ। अगर काफ़ी रिस्पॉन्सेज अगर अच्छे रहे और व्यूज़ अच्छे मिलने लगे तो बस आफ्टर मैं एक प्रॉपर क्लासरूम से भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस प्रोफेशन से संबंधित हूँ, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, उस प्रोफेशन में मुझे स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। मतलब स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा मुलाकात होती है, उनसे बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जनरल कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अदर एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी करते हैं, मसलन जेई हो गया, नीट हो गया, टॉफल हो गया, क्लैट हो गया, मैट हो गया, सेट हो गया, इन सारी चीज़ों की भी तैयारी करते हैं। प्लस एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और भी विभिन्न प्रकार की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, टीचर, ये सारी चीज़ों की तैयारी करते, इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है कि लोग टारगेट तो बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर ब्लूप्रिंट नहीं बनाते हैं कि उनको उस टारगेट को अचीव कैसे करना है। देखिए, टारगेट सेट करना, इट्स क्वाइट इजी टू सेट अ टारगेट। बहुत इजी है किसी टारगेट को सेट कर लेना, लेकिन किसी टारगेट को सेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम ध्यान ही रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी टारगेट को सेट करने का जो डिसीजन होता है, डिसीजन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो यदि किसी भी टारगेट को आप सेट कीजिए, मसलन आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? देखिए, किसी भी पीएससी या फिर स्टेट पीएससी हो गया या फिर यूनियन पीएससी हो गया, मतलब यूपीएससी या बीपीएससी, तो इसकी इन सब की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले तो हैबिचुअली रीडर बनना पड़ता है, ठीक है ना। आप कुछ दिन, कुछ महीने पढ़कर फिल्म्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेंस एंड वाइवा के में आप फंस जाएंगे। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनका प्रिपरेशन करने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ब्लूप्रिंट से मेरी मुराद इस बात से है कि आप उसके सिलेबस को देखें, ठीक है। सिलेबस को देखने के बाद अपने उस सिलेबस के हिसाब से खुद का असेसमेंट करें। खुद का असेसमेंट मतलब उस सिलेबस में आप की पहले से प्रिपरेशन कितनी है, या फिर आपकी प्रिपरेशन भले ही कुछ ना हो, चैप्टर्स पे उन उससे मतलब क्या बोलते हैं, उसके कुछ ब्रांच ऐसे होते हैं, किस ब्रांच पे आपकी पकड़ ज़्यादा है। जैसे मसलन आप ने सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल में चार
4 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, जीके जीएस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप पहले तो गो थ्रू द सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस के से गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, आपको सिलेबस पढ़ लेना है, आपको सिलेबस सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अब उसमें से आपको देखना है कि आपकी पकड़ किस पे है पहले से। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप तैयारी कर रहे होंगे तो ही पकड़ होगा। जैसे मैथमेटिक्स आदमी जनरली पढ़ता है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक मैथमेटिक्स आदमी पढ़ता है। हर इंसान पढ़ता है, हर स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, हर विद्यार्थी मैथमेटिक्स पढ़ता है। ठीक है, तो उसमें आप ये देख लीजिए कि क्या आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह अलग अलग होते हैं, तो उसमें भी आप ब्रांच वाइज देख लें कि आपकी जनरल मैथमेटिक्स अच्छी है, मतलब अंक गणित आपकी बहुत अच्छी है, या फिर आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, या फिर मेंसुरेशन अच्छी है, या फिर आपकी एडवांस मैथमेटिक्स अच्छी है। अब उसमें से आप कैटेगराइज कर लें कि आपको किस पे किस तरह, अब उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पार्ट को सिर्फ ब्रशअप करने की, मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत है। मसलन आपकी अंक गणित अर्थमेटिक बहुत अच्छी है, तो अर्थमेटिक को आप सिर्फ रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस आपको ये इतना करना है कि आपको बस वो रिवीजन करना है, स्पीड बढ़ाना है। आपकी एडवांस मैथमेटिक्स या फिर ज्योमेट्री थोड़ी सी वीक है, तो उसमें क्या करेंगे, आप पहले गो थ्रू हो जाएंगे फार्मूला एंड थ्योरी से। ठीक है ना, जब तक आपका बेसिक सही नहीं रहेगा। देखिए, कोई भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, उस एग्जाम में किसी भी तरह, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपकी बेसिक फंडामेंटल क्लियर होनी ज़रूरी है। मैं बार बार आप लोगों को पिछली कई वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मेरा पर्सनल व्यू यही है। अब को टीचर से अपनी दुकान चलाने के लिए ये बोलते हैं कि मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, मैं शॉर्टकट में बता दूंगा। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। शॉर्टकट एक्चुअली में क्या होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको एक ये ट्रिक है। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट है मसलन आप किसी एक प्रॉब्लम को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम को बना रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको 10 स्टेप्स में सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यदि आप उसी क्वेश्चन को दूसरी या तीसरी बार बनाएंगे तो वो स्टेप काउंट है, वो 8 या 7 हो जाएगा। चौथी बार बनाएंगे 5 हो जाएगा, पांचवी बार बनाएंगे तो फिर 2 या 3 हो जाएगा। तो स्टेप रिड्यूस करना, ट्रिक वही होता है। ट्रिक्स जो होता है, कोई भी जो टीचर ये बोलता है कि मैं ट्रिक्स के थ्रू बता दूंगा, ये करते ट्रिक्स के थ्रू, बस आप टिप करेंगे और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं, यदि आप उस क्वेश्चन से अननोन है, उस तरह के क्वेश्चन आपने कभी नहीं बनाए, दुनिया का बड़ा से बड़ा टीचर आपको अगर कोई ट्रिक्स बता देता है तो आप उस ट्रिक्स पे उसको क्वेश्चन को नहीं बना सकते, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो या कितना ही इजी ट्रिक हो, वो आप बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये जब तक फंडामेंटल नहीं पता होगा किसी भी पढ़ाई का, किसी भी क्वेश्चन का, जब तक आपको फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा, आप उस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं। मेरा दावा किसी का बाप नहीं बनवा सकता है। अगर कोई टीचर ये बोलता है कि विदाउट फंडामेंटल मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो वो बकवास कर रहा है और आपको गधा समझ रहा है। ठीक है, तो आपको जिस जिस पार्ट में आप वीक हैं, उस पार्ट को आपको चाहिए क्या करना है, उसके फंडामेंटल बेसिक्स से, फार्मूला से, थ्योरम से, थ्योरी से, सारी चीज़ से वाकिफ़ हो जाना है। मसलन कोई विद्यार्थी हिस्ट्री बैकग्राउंड का है, आई ए या फिर बीए आर्ट्स के बैकग्राउंड का है, तो उनका मैथमेटिक्स से जनरली वास्ता टूट जाता है। तो वैसे विद्यार्थियों को फिर से मैथमेटिक्स की सारी थ्योरीज वगैरह रट लेनी है। थ्योरीज के लिए आपको पता ही है, यूनिवर्सल सोल्जर, एनसीईआरटी के आप सारे के सारे चैप्टर 2 से 3 बार बना लीजिए। आपका
वो आपका सारे का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से जो साइंस बैकग्राउंड से उनका जनरली आर्ट्स वीक होता है। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो, इन जनरल बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोग पढ़ने वाले होते हैं तो वो पढ़ते हैं, वो आर्ट्स हिस्ट्री सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, लेकिन मैं साइंस भी पढ़ता हूँ, आर्ट्स भी पढ़ता हूँ। आर्ट्स मेरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश में भी मेरी रुचि है। तो इससे क्या होता है कि आदमी पढ़ता रहता है, उससे आदत बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वेरियस टाइप्स के वो क्या बोलते हैं मटेरियल्स को गो थ्रू होते रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया, गो थ्रू द सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस के हिसाब से ये तो चैप्टर वाइज हो गया मैथमेटिक्स में। अब अब रीजनिंग से ज़्यादातर बच्चे जो न्यू कमर्स हैं, नए जो स्टूडेंट है, जो नए नए तैयारी करने के लिए एंट्री मारे हैं, तो उनके लिए रीजनिंग बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। ऐसा कुछ चैलेंज है नहीं रीजनिंग। रीजनिंग इज जस्ट लाइक अ केक वॉक, नथिंग एल्स। बिकॉज रीजनिंग के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, कोई भी फॉर्मूला उस पर लागू नहीं होता। हाँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में आपको वो आप वर्बल में आपको ऑड वन आउट, ऑड सिटिंग अरेंजमेंट एंड एनालॉजी एंड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नॉन वर्बल में आपको वेन डायग्राम, पिक्चर्स रिलेटेड, पिक्चर सीक्वेंस, डायस, क्यूबर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सब के लिए बेसिकली कोई रूल्स होते नहीं है। छोटे छोटे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सके। रीजनिंग में सारा चीज डिपेंड करता है, एवरीथिंग विल बी डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू प्रैक्टिस, एज मच यू प्रैक्टिस एज यू गेट परफेक्ट, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में परफेक्शन आता रहेगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ ये दो ऐसे ब्रांचेस हैं जिनमें आपके नंबर सेफ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में या तो आप गलत आंसर लाएंगे या तो फिर सही आंसर लाएंगे, ठीक है ना। अगर गलत आंसर ला रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा, और सही आंसर ला रहे हैं तो भी आपको पता चलेगा। अब जो पढ़ता ही नहीं है, कड़वा में वो सीना भी पूरे सौ भर के बंदा आंसर ला रहा है, तो उसका मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इन जनरल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये पता होता है कि यह प्रश्न का जो मैंने उत्तर लाया वो सही है या गलत है। तो अब यदि आप क्वेश्चन का आंसर सही ला रहे हैं और आपको पता है कि सही है, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग की कोई गुंजाइश बची नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ये नंबर सिक्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसेंटली अभी बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल की परीक्षाएं होने वाली हैं, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। चार अंक में से 1 अंक निगेटिव होंगे यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 मार्क्स के मैथमेटिक्स और 100 मार्क्स के साइंस एंड 200 मार्क्स के आपके रीजनिंग होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अभी मैं डायरेक्टली सिलेबस देख नहीं रहा हूँ, तो इसमें कुछ ऊंच नीच भी हो सकता है। या तो आपको मैथमेटिक्स 200 मार्क्स के होंगे, या रीजनिंग में 100 मार्क्स होंगे। मतलब जनरल साइंस या मैथमेटिक्स, जनरल हाँ या नहीं मैं ठीक हूँ, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड प्लस रीजनिंग। तो यहाँ पे 300 मार्क्स के क्वेश्चन सिक्योर आंसर सिक्योर होंगे, ठीक है ना। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। एसएससी में इनके 2 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन के, एंड 0.25 मार्क्स नेगेटिव जाते हैं एक गलत के। तो 1/4 इन जनरल सारे एग्जाम्स में नेगेटिव होता है। अब आते हैं इंग्लिश एंड रीजनिंग पे। तो इंग्लिश एंड रीजनिंग का जहाँ तक सवाल है, इसमें आपको बहुत 100% आपकी प्रिपरेशन हो करके जा ही नहीं सकते।
आप मैथमेटिक्स की 99.9% प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको क्लियर है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देगा, अगर चैप्टर आपका क्लियर है तो आपका वो फंडामेंटल भी क्लियर होगा और बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो आपका वो प्रिपरेशन फुल्ली रहेगा, फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे आप। लेकिन आप जहाँ तक जनरल स्टडीज़ का सवाल है तो उसमें करंट अफेयर्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आप कर भी लें तो करंट अफेयर्स का भी नहीं होगा। ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि जीके जीएस की आप 100% प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, 10 to 100% हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपको हैबिचुअल रीडर बनना पड़ेगा। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आपको हैबिचुअल किसी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जो कि जनरल कंपटीशन या फिर एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है। मैं एंट्रेंस टेस्ट की बात भी कर रहा हूँ, जो जेई और नीट की तैयारी करने जो बच्चे, मैं उनके लिए भी मैं यह बोल रहा हूँ कि जो बच्चे जनरल कंपटीशन या एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि 3 घंटा सेल्फ स्टडी, मिनिमम 3 घंटा सेल्फ स्टडी करने की आदत नहीं है तो ये सपना छोड़ दें कि वो जनरल कंपटीशन या फिर किसी भी प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि इससे सेल्फ स्टडी एक वरदान है। सेल्फ स्टडी की आदत जिस बच्चे को है वो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है। मैं ये खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आप एक जनरली आप अपने घर में ही इंटरव्यू ले करके देख सकते हैं। एक बच्चा सिर्फ टीचर से पढ़ता है, एक बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, दोनों का इंटरव्यू करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस बच्चे के अंदर क्वालिटी है। तो क्वालिटी लाने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी रहेगा तो आपका जीके जीएस बहुत अच्छा रहेगा। जीके जीएस में आपको टाइम सिक्योर होता है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपका नंबर सिक्योर करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जो ब्रांच आपका टाइम सिक्योर करता है वो ब्रांच आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। तो जीके जीएस या फिर इंग्लिश में भी अगर पैसेज और पैराजम्बल्स वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा रीथिंक करने की ज़रूरत है। लेकिन जीके जीएस में कुछ रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आपको आपको उसका उत्तर टिक करने में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मसलन यदि आप एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल या एसएससी की किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 20 या 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा वरदान है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट जो भी आपका टाइम की पूंजी बचेगी उस पूंजी को आप मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे खर्च कर सकते हैं। तो वहाँ आपको नंबर सिक्योर होगा, यहाँ आपका टाइम सिक्योर होगा। तो यही होता है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट यही होता है। एग्जामिनेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी मैं रिसेंटली कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उनको ये भी नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे फॉर्म फिल किए हुए हैं लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। और जिस कोचिंग में वो पढ़ रही हैं वो टीचर्स ये कह रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सिलेबस है, उसके अलावा और कोई सिलेबस है नहीं, मैं पढ़ाऊँगा यही पढ़ाऊँगा, आपका एग्ज़ाम कब है क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चों से पैसे ले रहे हैं तो उनको वो चीज़ दीजिए जिस चीज़ के लिए आप पैसे दे रहे हैं। आप बस अपने सीट को फुल करके और मंथली आप पैसे ऐंठ रहे हैं तो ये ऐंठ नहीं कहा जाएगा। इसको आप पढ़ाना नहीं कह सकते। पढ़ाने वाला बंदा इस तरह से ठगी का धंधा नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट प्रिपरेशन ये हो गई। इसको थ्रू द सिलेबस। एग्जाम्स कब होने वाले हैं, कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, जैसे कि आप बीपीएससी, यूपीएससी, आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, जेईई, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो जेईई की टाइम शेड्यूल, एसएससी के पूरी कैलेंडर अपने सामने रख लें। एसएससी हर साल अपना एग्जामिनेशन शेड्यूल कैलेंडर लगता है। जो शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा है वो ग्रुप सी डी, डीएसएसबी के लिए स्टेनोग्राफर के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए रिक्रूटमेंट करता है। उसके अलावा आपकी ये बीएड डीएलएड की जो तैयारी कर रहे हैं वो उसका सिलेबस एंड वो शेड्यूल आप अपने पास रखें। और कब उसके फॉर्म आने वाले हैं, कब उसका एग्ज़ाम होने वाला है,
ये सारी चीज़ें, उसकी पूरी कट ऑफ क्या है, लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ आप बना करके रखें। जो भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली अभी जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल, सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस। दूसरा आपको क्या करना है, कट ऑफ। तीसरा आपको क्या करना है, शेड्यूल, कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीटी कब होने वाला है, मेंस कब होने वाला है, आपका दक्षता परीक्षा कब होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको एक लमसम डेट पता होनी चाहिए। जो लमसम डेट होता है उससे 15 दिन ऊपर, 20 दिन ऊपर, इतना हो सकता है। तो इसे मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल एसएससी का इसलिए लेता हूँ क्योंकि एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सारे का जो शेड्यूल है जो वो बना हुआ है, उसमें 10-15 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि मैनेजेबल रहता है। तो इस तरह से आप 3 चीज़ें मैंने बता दी। लास्ट 5 ईयर का आपको कट ऑफ आपके सामने होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा कितने फॉर्म डले हैं, उससे भी कट ऑफ का आपका अंदाज़ा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स अप्लाई होंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ ऊपर जाएगा, ठीक है ना। कट ऑफ डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड में, एंड इन्वर्सली ये करता है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन का लेवल जितना ऊपर जाएगा, कट ऑफ उतना नीचे आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अपीयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। तीसरा, आप घर में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, क्योंकि पैसा तो आप खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाती जितना आप पैसा खर्च करते हैं। मेरी पर्सनल गट्स ये कहती है कि आप कोचिंग क्लासेस से ज़्यादा खर्च किताबें खरीदने पे कीजिए। किताबें जितनी ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन का वेरिएशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कितने तरह के क्वेश्चन आप बना रहे हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप जो भी क्वेश्चन बनाए वो वेरिएशन से भरा हो, क्योंकि एक फॉर्मूला से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आप बना डालें एक फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन देखते के साथ उसका 75% स्टेप आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है इसके साथ, ठीक है ना। तो किताबें ज़्यादा खरीदें, कोचिंग पे भरोसा मत कीजिए। कोचिंग वाले टीचर्स आजकल बढ़िया से कम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना नहीं है कि कोचिंग के टीचर आपको घोल के नहीं पिलाने वाले हैं। कोचिंग के टीचर आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं है, सिलेबस को घोल के पी जाना है। घोल के पीने के लिए आपको किताबें बहुत ज़रूरी हैं। उन किताबों को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग क्या है कि आप लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है? प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है कि डेट पे कब जाना है, सो के कब उठना है, रील्स कब देखने हैं, पढ़ाई कब करनी है, फ्री कब होना है, वो कमाने कब जाना है, चाय पीने कब जाना है। ये सारी चीज़ें सेट करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पढ़ाई के लिए। बेसिकली पढ़ाई में आपको पूजा पाठ से ज़्यादा डिसिप्लिन पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है। वैसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शिक्षा प्राप्त करने से बड़ी तपस्या कोई हो भी नहीं सकती है। तो शिक्षा प्राप्त कीजिए, यह एक तपस्या है। और जब यह तपस्या फल लाती है तो इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। अभी आप उन लोगों से पूछिए जिनकी तपस्याओं से उनको फल की प्राप्ति हो गई है, तो उनसे पूछिए कि उनके खुशी का क्या आलम होगा, ठीक है। तो खुद को धोखा मत दीजिए। सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और कुछ टारगेट सेट कीजिए कि आपको प्राइमरीली किस
फील्ड में जाना है, मतलब किस चीज़ की तैयारी करनी है। बहुत से बंदे तो बिहार दरोगा सारी चीज़ों की जो बीपी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो कांस्टेबल की भी परीक्षा दे रहे हैं, एमटीएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप भर देते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन एक अपना लेवल बनाइए और फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें सेट कीजिए। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। खास तौर से मैं अपने फीमेल व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन कहने का मतलब, क्योंकि उनकी अपनी बहुत सारी जवाबदेही होती है घर में, घर के कार्यों में, हाउस होल्ड वर्क्स में हाथ भी बटाने होते हैं, कॉलेज होते हैं, अपने पार्ट टाइम, जो भी कॉलेज गर्ल्स हैं वो अपना पार्ट टाइम पॉकेट मनी के लिए कुछ ना कुछ कार्य भी करती हैं। तो उनको मैं यह सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप अपने को एक नौकरी पेशा बनाना चाहती हैं और अच्छे ओहदे पर देखना चाहती हैं। और लड़कियों के लिए आज के ज़माने में प्रेजेंट सिनारियो जिस तरह का चल रहा है, उससे सिनारियो में लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो लड़कियों से मैं यह कहा, अपने फीमेल व्यूअर से मैं यह कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से, पार्टी शार्टी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी भर होती रहती हैं, इन सबको थोड़ा सा डिनाई करके, इग्नोर करके अपना रात का शेड्यूल बनाएं और थोड़ा सा कम सोएं। 2-3 साल थोड़ा सा कम सो लेंगे तो ज़्यादा कुछ हानि होने वाले नहीं है। आप यदि 5 घंटा सो रहे हैं तो 6 घंटा सोना ज़रूरी है। 5 घंटा सो रहे हैं, 1 घंटे को आप दिन में भी आधा घंटा, 1 घंटे का नैप लेकर उसको मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ी सी थकान होगी, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जामिनेशन तैयारी के समय आपको खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए और बेफिक्र रहना है, टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें टेंशन लेने वाले नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप और सीरियल नंबर से करते चलेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आपके के सारे प्रिपरेशन ऐसे होंगे मानो आपने गरम चाकू को मक्खन के ऊपर रख दिया है। ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को आखिरी पड़ाव तक लाता हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने जो बातें आपको बताई वो आपके दिलो दिमाग पे चढ़े और उसके चढ़े हुए रंग से आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर। नमस्कार।